क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस आज हाइड्रोजन का यार लास्ट लेक्चर लेंगे, फाइनल लेक्चर ऑफ हाइड्रोजन लेंगे आज। फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में बात की हाइड्रोजन के बारे में, तो आज लास्ट लेक्चर लेंगे यार। लास्ट लेक्चर होगा और डिटेल्ड में अपना आज हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। फिर हम एस ब्लॉक में मूव ऑन कर जाएंगे और ऐसे फर्दर मूव ऑन करते एक दिन हम अपनी इनऑर्गेनिक भी खत्म कर देंगे। तो चलो यार सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस शुरू करते हैं यार। तो हमने हाइड्रोजन के बारे में बहुत कुछ देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में यार हम बात करेंगे, हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन देख रहे थे, उसमें हमने हाइड्राइड्स कर लिया था। तो अब सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं जो है वाटर, जिसको हम पानी कहते हैं। ठीक है, रोज हम पानी कहते हैं उसको, तो वाटर की बात करेंगे। वाटर का सबसे पहली बात आपको यार स्ट्रक्चर पता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आई होप आपको अब केमिकल बॉन्डिंग में इसको हमने बहुत डिटेल में देख लिया था, तो आपको स्ट्रक्चर आता होगा इसका कि इसमें दो लोन पेयर होते हैं। इसका बॉन्ड एंगल भी मैंने आपको बताया था 104.5 डिग्री होता है इसका बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात थी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हम कर भी चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के टाइम। ठीक है, बहुत बार देख चुके थे। अब आगे बात करते हैं वाटर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे, वाटर हाइड्रोजन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो सबसे पहले बात करें, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोला मैंने कि वाटर का जो आपको भी ये नॉर्मली बात पता ही है, जब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया था केमिकल बॉन्डिंग में, तो उधर भी हमने बात की थी कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये सब चीजें ज्यादा ही होंगी। तो वही बस मैंने लिखा है, इट हैज, वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल सा रीजन हो गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, इट इज ए हाईली पोलर मॉलिक्यूल। वाटर क्या है? एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव साइन आएगा, दो डेल्टा नेगेटिव साइन इधर आएंगे, एक डेल्टा पॉजिटिव इधर और एक डेल्टा पॉजिटिव इधर। तो हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, आपको भी पता है वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, हम बहुत बार बोलते रहते हैं। उसके बाद आगे बात करें, ठीक है, वाटर के बारे में ही सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, वाटर के बारे में ही हमने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर की क्रिस्टलाइन फॉर्म, वाटर मतलब जो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइस, जो हम बोलते हैं जिसको बर्फ। अब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो इसका यूज बहुत होगा। ठीक है ना, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। ठीक है ना, ये तो नॉर्मल सी बात होगी, ये सब आपको पता ही है वाटर के बारे में, इस करके ज्यादा टाइम भी नहीं दे रहे हैं हम। ठीक है ना, उसके बाद मेन बात करें जो आपको आज एक नवी चीज सीखने को मिलेगी, आइस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इन हेक्सागोनल फॉर्म। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मतलब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या? जो आपका भी प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बात करें तो आइस आपकी मतलब बर्फ आपकी हेक्सागोनल फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में? हेक्सागोनल शेप बना के रखती है। तो आप याद रखेंगे, एक नवी चीज आपको आज वो आइस के बारे में पता लगी। बट एट वेरी लो टेम्परेचर इट कंडेंस टू क्यूबिक फॉर्म। तो नॉर्मली बात करें तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में वो हेक्सागोनल फॉर्म होती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बहुत लो कर दें, टेम्परेचर बहुत डिक्रीज कर दें, तो क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो हेक्सागोनल से क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइस के बारे में एक स्पेशल पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो हेक्सागोनल होती है, और जब उस टेम्परेचर हम लो कर दे और टेम्परेचर लो कर दे तो कंडेंस हो जाती है क्यूबिक फॉर्म में। क्लियर है बात? ठीक है ना, इतना तो नॉर्मल सी बात होगी वाटर के बारे में, इसमें ज्यादातर आपको चीजें पहले से ही पता थी, बस एक नवा पॉइंट आपको शायद पता हो, आज पता लगा हो। तो अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ वाटर। वाटर की कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर। वाटर इज एम्फोथेरिक इन नेचर, इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है वाटर की।
वाटर एम्फोथेरिक नेचर का होता है। एम्फोथेरिक का मतलब क्या, कि जो कोई ऐसा सब्सटेंस जो एसिड की तरह भी बिहेव करे, बेस की तरह भी बिहेव करे, उनको बोलते हैं एम्फोथेरिक। ठीक है, जो कि मतलब एसिड की तरह भी काम करे, बेस की तरह भी काम करे, उनको बोलते हैं एम्फोथेरिक। तो वाटर जो है आपका वो एसिड की तरीके से भी काम करता है, बेस के फॉर्म में भी काम करता है। तो देखो जैसे उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे एम्फोथेरिक नेचर शो कर रहा है। वाटर जब अमोनिया से रिएक्शन करता है, आपको पता है कि अमोनिया एक बेस है। क्यों बेस है, इक्विलिब्रियम में कर चुके हैं कि इस पे लोन पेयर है और जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है या जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने क्या होते हैं, बेस होते हैं। वो अपने क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो इस केस में जब वाटर अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो अमोनिया आपका क्या है, बेस। तो जब सिंपल सी बात है ना, वाटर बहुत शैतान है, ठीक है, बहुत शरारती है और लोगों को देख के अपना रंग बदल देता है। जब बेस आएगा तो एसिड की तरह काम करने लग जाता है, जब एसिड यूज करते हैं तो बेस की तरह काम करने लग जाता है। बस फंडा ये है। तो जब आप बेस यूज करोगे तो वाटर आपका एसिड की तरह काम करेगा। एसिड क्या करते हैं, एसिड की डेफिनेशन क्या है, एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। तो बस सिंपल सा काम वही होगा, वाटर आपका H पॉजिटिव डोनेट कर देगा अमोनिया को, तो इधर आपका अमोनियम आयन बन गया और OH नेगेटिव इधर आ गया। तो इधर से हमें क्या पता लगा कि वाटर एसिडिक नेचर का है। उसके बाद वाटर की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराएं, जो कि एक बहुत अच्छा एसिड है, तो आपको पता है तब उस केस में क्या होगा। अब एसिड से आपने कराई, पहले आपने बेस से कराई तो वाटर एसिड की तरह काम कर रहा था। अब जब आपने एसिड से कराई तो वाटर बेस की तरह काम करेगा। तो बेस की तरह काम करेगा तो बेस क्या करता है, देखो एसिड H पॉजिटिव देता है और बेस H पॉजिटिव लेता है। सिंपल सा रीजन यही है। ठीक है, सबकी बारे में हम बात इक्विलिब्रियम में भी कर चुके हैं एक बार। ठीक है ना। तो अब बस ये आपका बेस की तरह काम करेगा इस रिएक्शन में। तो बेस क्या करता है, H पॉजिटिव लेता है, तो इधर से बस H पॉजिटिव वाटर ले लेगा तो हाइड्रोनियम आयन आपका बन जाएगा, साथ में SH नेगेटिव आपका बन जाएगा। तो ये दो रिएक्शन से पता लगा कि वाटर एक एम्फोथेरिक नेचर वाला कंपाउंड है या सब्सटेंस है, जो भी आप कह लो मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। तो ए एम्फोथेरिक रिएक्शन मतलब ए दो रिएक्शन से हमें पता लग गया कि वाटर इज ए एम्फोथेरिक इन नेचर, इट बिहेव एज ए एसिड ऑल्सो एज ए बेस। इस केस में आपका एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इस केस में आपका बेस की तरीके से बिहेव कर रहा है। सिंपल सा फंडा ये है, जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब एसिड की तरह काम करेगा, जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस की तरह काम करता है। एक बहुत ही प्यारी सी एग्जांपल वाटर की, वाटर आपस में ही रिएक्ट करके आपस में ही रिएक्ट करके प्रोटोलाइसिस कर देता है। प्रोटोलाइसिस मतलब प्रोटॉन्स बना देता है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर अपने आप ही अपने आयंस बना दे रहा है, वाटर अपने आप से ही रिएक्ट करके आयंस बना दे रहा है। एक हमने वाटर लिया जो एज ए एसिड की तरह काम कर रहा है, एक हमने क्योंकि वाटर एसिड की तरह भी काम करता है, बेस की तरह भी काम करता है, तो हमने ले लिया कि एक वाटर ये रहा जो कि एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और एक वाटर आपका बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना। तो बस अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या दे देगा, H पॉजिटिव दे देगा। तो इसने इसको H पॉजिटिव दिया, मतलब ये एसिड है तो एसिड H पॉजिटिव देता है, तो इसने H पॉजिटिव दिया तो आपका हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इधर से H पॉजिटिव निकला तो OH नेगेटिव बन जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं, एक है अपना कॉन्जुगेट एसिड, एक है अपना कॉन्जुगेट बेस। ये भी हम इक्विलिब्रियम में कर चुके हैं कि कॉन्जुगेट, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो हम क्या करते हैं, बस बेस में H पॉजिटिव डाल दोगे तो कॉन्जुगेट एसिड मिल जाता है। मतलब जैसे आपका बेस है, बेस में अगर आप H पॉजिटिव डाल दोगे तो आपको कॉन्जुगेट एसिड मिल जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव टू द बेस गिव यू कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है ना। और अगर आपको कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, जब एसिड से आप H पॉजिटिव निकाल दो तो एसिड से अगर आप H पॉजिटिव निकाल दो तो आपका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो OH नेगेटिव आपका कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर।
क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये वाटर का एम्फोथेरिक नेचर के बारे में बताया हमने। अब आगे बात कर लें तो वाटर की रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली रिएक्शंस भी शो करता है, जिसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहली, अगर वाटर की अगर हम सोडियम से रिएक्शन कराएं तो आपको पता है कि सोडियम एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, मतलब कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि वाटर क्या करेगा, इसको मतलब जब सोडियम, मान लो अगर सोडियम आपको पता है कि सोडियम से सोडियम पॉजिटिव में इजिली कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता है। तो ये प्रोसेस क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो वाटर आपका क्या कर देगा, सोडियम को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन में। तो देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा मेथड भी है हाइड्रोजन बनाने का एक बहुत अच्छा मेथड भी है। क्लियर है बात। तो पहली रिएक्शन ये होगी कि इधर वाटर क्या हुआ, वाटर इधर रिड्यूस हुआ, सोडियम को ऑक्सीडाइज किया। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ ही हो रही हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप है, ठीक है ना। दूसरी एग्जांपल आप ले सकते हो, बहुत फेमस एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस आपकी प्लांट्स में होती है, जिस कारण हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, जिस कारण हम सांस लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो आप 6th क्लास से याद करते आ रहे हो, लेकिन तब भी अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करा के आपको ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, वाटर मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो वाटर क्या हुआ, इधर ऑक्सीडाइज हुआ। ये पहले केस में क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था। इस केस में वाटर आपका ऑक्सीडाइज हो गया और कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में। और कार्बन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में पहले +4 में था, अब आपका किस पे आ गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया। तो ये सारी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहे हैं। ये सारी आपकी वाटर की रिडॉक्स रिएक्शन है। ये सारी क्या है, आपकी वाटर की रिडॉक्स रिएक्शन है। तो एक रिएक्शन ये भी देख सकते हो, फ्लोरीन की अगर वाटर से रिएक्शन कराएं तब भी आपको पता है कि फ्लोरीन एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज अ ब्रिलियंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन क्या करेगा, वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर से आपका HF बन जाएगा। तो ये 3 रिएक्शन थी जिससे हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं। सिंपल सा फंडा इधर यही है कि वाटर क्या करता है, रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है, जो कि हमने एग्जांपल भी देखी कि जब मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपका क्या हो जा रहा है, मतलब आपकी रिडक्शन कर दे रहा है वाटर, ठीक है। लेकिन बाकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फ्लोरीन के साथ हमने देखा कि वाटर क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है ऑक्सीजन में। क्लियर है बात। तो इसलिए वाटर रिड्यूस भी हो जाता है, ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। क्लियर है बात। अब आगे बात करें हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस वर्ड का मतलब क्या, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, मतलब पानी के प्रेजेंस में किसी चीज को स्प्लिट करना, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। जैसे कि बात करें P4O10 एक बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहां करेंगे, P ब्लॉक में करेंगे। वेट करो, सब कुछ मिल जाएगा, बस लगातार करते रहो। तो P4O10 है। तो P4O10 की जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो आपका ये फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब फॉस्फोरस के बीच में जो बॉन्ड है उसको स्प्लिट कर देता है और आपको फाइनली एक एसिड दे देता है। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस का सिंपल सा मतलब कि हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो वाटर की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो ये रिएक्शन भी, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलाइसिस की बहुत बार आ चुका है। तो याद रखेंगे, जब P4O10 वाटर से रिएक्शन करता है तो आपका फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, ठीक है ना। SiCl4 जब आपका वाटर से रिएक्शन करता है तब आपको SiO2 मिलता है, साथ में HCl तो चलो मिल ही जाएगा, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आ चुकी है, तो इनको आप माइंड में रखेंगे कि P4O10 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो फॉस्फोरिक एसिड मिलता है,
सिलिकॉन क्लोराइड आपसे की जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड कह सकते हो, जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आपको SiO2 मिलता है, ठीक है ना। एक रिएक्शन और N3 नेगेटिव की, एजाइड्स की, ठीक है ना, कार्बाइड्स की इनको कह सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे इसकी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे C3N2 मतलब N3 मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका N3 नेगेटिव आयन हो, तो उसकी जब हाइड्रेशन करें तब आपका अमोनिया बन जाता है, एक बार आया हुआ है एडवांस में। तो ये जब आपका N3 नेगेटिव वाटर से रिएक्शन कर जाता है तो आपको अमोनिया देता है। तो यही मतलब N3 देखो इस C3N2 में आपका नाइट्रोजन किस स्टेट में है, किस स्टेट में है, मतलब 3 नेगेटिव स्टेट में है। सिम देख पा रहे हो ना, 3 नेगेटिव स्टेट में है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप निकालना आता है अब, ठीक है ना। तो इधर आपका नाइट्रोजन कहाँ है, N3 नेगेटिव, मतलब जब C3N2 की आप अगर वाटर से रिएक्शन कराओ तो आपको क्या मिलेगा, आपको अमोनिया मिलेगा, आपको अमोनिया मिलेगा। इस चीजों को, ये 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम माइंड में रखेंगे। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब आगे बात करें हाइड्रेशन रिएक्शन। देखो हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन में फर्क होता है। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग करना। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रा मतलब वाटर, एशन का मतलब एडिशन। तो इस केस में क्या, हाइड्रोलाइसिस का मतलब कि वाटर के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग करना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर को ऐड करना, वाटर को ऐड करना हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। तो हाइड्रेशन रिएक्शन में यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट हम चीज करेंगे एक, कि वाटर की एडिशन 3 टाइप से हो सकती है, 3 तरीके के आपको कंपाउंड मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। पहली टाइप है कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर क्या, वो वाटर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले किसी कंपाउंड से, तो उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर वाले कंपाउंड्स। जैसे आपका है, मैंने कोई एग्जांपल लिया है, क्रोमियम एक्वा हेक्सा, ठीक है, हेक्सा एक्वा, ये सब की नेमिंग मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। वैसे अभी इतना याद रखो आप, Cr क्रोमियम वाटर 6 3 पॉजिटिव 3 Cl नेगेटिव। तो ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब जब आपका वाटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मतलब कोऑर्डिनेशन वाले बॉक्स के अंदर हो, तब उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर, क्योंकि इसमें जो वाटर है आपके, इसने क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये वाटर का पहला तरीका क्या है ऐड होने का, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर का मतलब क्या, आपको पहले भी अगर बता चुका हूं कि जैसे आपका कोई एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन के बीच में छोटी छोटी सी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, छोटी छोटी बीच में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जैसे आपको दिख रहा है, जिसको हम वॉइड बोलते हैं। उधर अगर वाटर चला जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाटर। तो जैसे उसकी एग्जांपल अपने एनसीईआरटी लेवल पे है, तो बेरियम क्लोराइड के साथ 2 वाटर ऐड हो जाते हैं। बेरियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर ऐसा होगा, कुछ सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस होगी उसके अंदर वाटर जाके ऐड अप हो जाता है। तो एक वाटर की टाइप ए है इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर। और तीसरी है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। देखो देख रहे हो 3 टाइप से हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एक सिंपली आपका इंटरस्टिशियल वाटर मतलब इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके लग सकता है, और तीसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले किसी कंपाउंड के साथ। जैसे कि बात करें कॉपर सल्फेट प्लस .5H2, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ब्लू विटरल। इसको हम बहुत ही डिटेल में करेंगे, कहां, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट .5H2O, ये तो आप सिंपली बस ऐसे याद रखते हो, लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ए है। इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है, एडवांस में आ चुका है 3 से 4 बार। तो कॉपर सल्फेट .5H2O का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ए है। कॉपर 4 वाटर अंदर 2 पॉजिटिव, उसके बाद SO4 2 नेगेटिव, डॉट वाटर। तो ए जो चार जो आपके देखो 5 वाटर हैं,
5 वाटर हैं, तो 5 वाटर में से 4 वाटर तो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं और एक जो वाटर है आपका वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ए है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, ए है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। आया भी हुआ है एक बार क्वेश्चन आपसे, या तो कोई पूछे भी कि ब्लू विटरल में या कॉपर सल्फेट .5H2O में कितने वाटर ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, तो आप बोलोगे ओनली 1 वाटर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक वाटर ही है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, बाकी जो 4 हाइड्रोजन है वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड वाटर्स हैं। क्लियर है बात? तो ये 3 टाइप्स के आपके वाटर हो सकते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड जो मतलब ओ वाटर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, एक ओ वाटर जो इंटरस्टिशियल साइट्स में हो, और एक ओ वाटर जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। तो ये आपके 3 टाइप के वाटर हो सकते हैं, या 3 टाइप से वाटर ऐड हो सकता है किसी कंपाउंड में। क्लियर है बात? तो ये स्लाइड अपनी कवर होती है इसी के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना होता है तो उसका दिमाग, उसका ध्यान सबसे पहले अगर हाइड्रोजन से उसको क्वेश्चन बनाना होता है तो सबसे पहले उसका ध्यान हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर पे ही जाता है। तो समझ सकते हो मेरी इस लाइन से ही कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन का। ठीक है, बहुत सिंपल भी है। देखो क्या है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। देखो पहली बात करते हैं, अब हार्ड मतलब वाटर को हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है बेसिकली, एक हार्ड वाटर एक सॉफ्ट वाटर। देखते हैं क्या बात है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना, अभी आपको मैं कराऊंगा कहाँ, इन सबको कहाँ कराऊंगा, एस ब्लॉक में बहुत डिटेल में कराऊंगा। तो CaHCO3 ट्वाइस या MgHCO3 ट्वाइस, ठीक है, या Ca कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट। अगर इन 6 में से कोई, देखो जितने भी हैं आपके, जितने भी इधर आपके क्या हैं, जितने भी इधर आपके सोल्ट हैं, ये सारे के सारे सोल्ट हैं, आपको पता है सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड ही हैं। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट हैं ये अगर वाटर में अगर मिक्स हो जाए तो आपके वाटर को हार्ड बना देते हैं, आपके वाटर को हार्ड बना देते हैं। तो हार्ड वाटर क्या होता है, वो वाटर जिसमें इनमें से कोई भी एक आपका सोल्ट प्रेजेंट हो उनको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं, जिनमें सिंपली बात, जिनमें आपके सोल्ट प्रेजेंट ना हो उनको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। क्लियर है बात? फर्क क्या है इन दोनों में, हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर गाइस झाग नहीं बनाते, जैसे हम सॉफ्ट वाटर जो होता है उसमें अगर हम सोप डालें या आप सर्फ डालो तो वो झाग बना लेता है, झाग पता है ना आपको, लेदर बना लेता है, जिसको इंग्लिश में पता करना है तो लेदर बना देता है। ठीक है ना, तो सॉफ्ट वाटर गिव लेदर विद सोप, मतलब जब सोप के साथ अगर हम सोप में, साबुन में अगर हम क्या डालें, पानी डालें तो आपकी झाग बन जाती है, तो उस वाटर को बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। लेकिन हार्ड वाटर क्या करता है, हार्ड वाटर झाग नहीं बनाता, लेदर नहीं बनाता। तो सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर में फिजिकली प्रॉपर्टी से बताएं तो यही एक फर्क है कि जो सॉफ्ट वाटर होता है वो लेदर बना लेता है, सोप के साथ इजीली बना लेता है, लेकिन वाइल हार्ड वाटर नॉट। क्लियर है बात, कि सॉफ्ट वाटर आपका झाग बनाता है और हार्ड वाटर आपका झाग नहीं बनाता, सिंपल सा रीजन ए है। ठीक है, तो हार्ड वाटर क्या होता है समझ आ गया यार, किसी भी मतलब अगर वाटर में आपके ए सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं तो आपका वो हार्ड वाटर हो जाता है, हार्ड वाटर झाग नहीं बनाते। इसी कारण क्या होता है एक्चुअल में, हार्ड वाटर फॉर्म्स कम विद स्कोप, कि जब जब साबुन लें, साबुन में हम हार्ड वाटर डालें तो स्कम बना लेता है। स्कम का मतलब क्या, एक प्रेसिपिटेट होता है, एक डस्टी पार्टिकल्स होते हैं, गंदे से पार्टिकल्स होते हैं, वो बना लेता है सोप से रिएक्शन करके।
इसलिए अगर आप सोप लो, ठीक है, सोप लो, आप किसी क्लॉथ पे सोप लगा रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर हार्ड वाटर डालो, हार्ड वाटर डालो, आप तो इस माइंड सेटअप से लगा रहे हो कि मेरा क्लॉथ जो है क्लीन हो जाए, ठीक है, आपने सोप डाला, सोप से ऐसे लगाया, सोप लगाया क्लॉथ में, उसमें फिर हार्ड वाटर डाला, तो हार्ड वाटर डालने से क्या करता है, और वाटर जो हार्ड वाटर जो है वो आपका किससे, सोप से रिएक्शन करके आपको एक स्कम दे देता है। स्कम मतलब एक प्रेसिपिटेट दे देता है, जो कि बहुत एक डस्टी पार्टिकल्स आपको देते हैं, जो कि क्लॉथ में चिपके रह जाते हैं, एक चिपके हुए जैसे गमी से पार्टिकल होते हैं, जेली टाइप, उस टाइप के ऐसे चिपके रह जाते हैं, तो आपके क्लॉथ साफ होने की जगह और गंदे हो जाते हैं। इस करके आपके जो क्लॉथ साफ करने की जगह और गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर फॉर्म स्कम विद सोप, सोप के साथ स्कम बना लेता है, मतलब एक प्रेसिपिटेट बना लेता है। जैसे कि एक देखो, ए आपका है सोप, ए आपका साबुन का फॉर्मूला होता है, याद भी रखेंगे आप, ठीक है, C17H35COONA, ठीक है, तो ये आपका सोप होता है। सोप जब एम, देखो मैंने एम लिखा है, एम मतलब मेटल, इधर आपने मेटल क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मतलब उसी को मैं लिखा है कि दो कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी, ठीक है, इधर से याद रखना। एम अपना क्या है, मेटल, और मेटल कौन से हैं अपने इधर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो जो आपका सोप है जब इस सोल से रिएक्ट करता है, तो इस सोल से रिएक्ट करता है, तो आपका क्या मिल जाता है, फाइनली एक प्रेसिपिटेट मिल जाता है। देखो एक प्रेसिपिटेट मिल गया ना, एक स्कम मिल जाता है, एक डस्टी पार्टिकल्स आपके क्लॉथ्स पे लग जाते हैं, तो क्लॉथ साफ होने की जगह और गंदा हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ड्री पर्पस, की मतलब क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ के लिए, लॉन्ड्री पर्पस मतलब क्लॉथ्स को क्लीन करने के लिए, क्लॉथ वॉशिंग के लिए आपका हार्ड वाटर सुटेबल नहीं है। क्लियर है बात। तो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में सिंपल सा फर्क इतना ही है कि हार्ड वाटर में ए सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट वाटर में नहीं होते। सॉफ्ट वाटर आपका झाग बना देता है और हार्ड वाटर आपका झाग नहीं बनाता। सिंपल सा फंडा इतना ही है। अब बात करें हार्डनेस की, आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस। अब हार्ड तो हो गया वाटर, तो अब हार्डनेस भी दो टाइप की है, एक है टेम्परेरी हार्डनेस और एक है परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस कितने टाइप की है, दो टाइप की। इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हार्डनेस आपकी दो टाइप की है, एक टेम्परेरी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस मतलब जो जल्दी हम जिसकी हार्डनेस को हम रिमूव कर पाते हैं। परमानेंट हार्डनेस हो जिसको रिमूव करना टफ होता है रिलेटिवली, ठीक है ना। टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है, ड्यू टू मेटल हाइड्रोजन कार्बन, बाइकार्बोनेट्स भी कह सकते हो। एम अभी मैं ऐसे ही लेके चल रहा हूं कि आपको अभी नहीं पता, अभी हमने सॉलिड स्टेट नहीं किया, इस करके मैं इनके स्टैंडर्ड नेम नहीं बोल रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि इनके बारे में हम डिटेल में बात उधर भी करेंगे। तो ड्यू टू MHCO3 ट्वाइस, ठीक है। तो टेम्परेरी हार्डनेस आपकी इसके करके होती है, मतलब टेम्परेरी हार्डनेस आपकी देखो ये जो 6 के 6 मैंने सोल्ट लिखे हैं, इन 6 के 6 से हार्डनेस होती है, लेकिन इन दोनों से टेम्परेरी हार्डनेस होती है और इन चारों से आपकी क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। बस फर्क इतना सा है। तो देखो हो 6 से हार्डनेस रही है, लेकिन इन दोनों से आपकी टेम्परेरी हार्डनेस होती है, मतलब वो हार्डनेस जिसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। और जो इनसे जो मतलब देखो मैं लिखा मेटल क्लोराइड और मेटल सल्फेट, मतलब मेटल है आपके इधर कैल्शियम या मैग्नीशियम कोई भी हो सकता है, तो मेटल क्लोराइड और मेटल सल्फेट हो तो उनसे आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है। तो ये फर्क याद रखेंगे, पूछ लेते हैं कभी कभी कि टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है, तो आप ये बता सकते हो सिंपली, और परमानेंट हार्डनेस किसके करके होती है आप वो भी सिंपली बता सकते हो। अगर सिर्फ हार्डनेस पूछे तो इन 6 के करके होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हार्डनेस के अंदर भी टाइप्स पूछे तो ये दोनों आपकी क्या करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस, ये 4 आपकी परमानेंट हार्डनेस शो करते हैं। अब हमें हार्डनेस रिमूव करने के कुछ प्रोसेसेस देखने कि इनका मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के मेथड देखने हैं कि उस वाटर को हम यूज कर सकें लॉन्ड्री पर्पस में। इसलिए हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के प्रोसेसेस देखेंगे, ठीक है। हार्डनेस रिमूवल प्रोसेसेस, कि हार्डनेस को रिमूव करने वाले प्रोसेसेस। इसमें जितने भी हम प्रोसेसेस करेंगे इसमें मेन मोटिव यही रहेगा कि ये जो देखो हार्ड वाटर के होने के कारण क्या हो रहा था, हार्ड वाटर क्या कर रहा था, इसके साथ स्कम बना ले रहा था। लेकिन अगर आपके पास इधर एम लिखना था ना, इधर एम आना था, तो जब आपका ए है
तो आपका जब अगर अब हमें मेन काम क्या करना है, अगर इसकी हार्डनेस रिमूव करने के लिए मेन हमें काम क्या करना है, बस इसको हमें बिजी करना है, इस मेटल को, मतलब हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को बिजी करना है। अभी बताऊंगा कैसे बिजी होगा वो, ठीक है, उसको बिजी करना है। और अगर एक किसी कंपाउंड के साथ बिजी हो गया, ऐसे फ्रीली प्रेजेंट ना हुआ, तो वाटर के साथ सोप के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, तो आपका स्कम बनाएगा नहीं, तो क्लॉथ डर्टी नहीं होंगे। तो सिंपल सा काम आपको ये करना है। अभी देखते हैं कैसे। पहले है टेम्परेरी, बात करेंगे कि टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के प्रोसेसेस क्या है। उसके बाद करेंगे बात परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के प्रोसेसेस क्या है। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के दो प्रोसेस हैं। एक तो सिंपल बॉइलिंग, कि बस चीज सिंपल क्या करो, लो चीज, मतलब आपका ये लो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लो, तो उसकी बस क्या करो, बॉइलिंग कर दो, मतलब उबाल दो। सिंपल से वर्ड में बोल दो, मतलब हाई टेम्परेचर दे दो, ठीक है ना। तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसकी अगर आप हीटिंग कर दो, इसमें मतलब हीट, डेल्टा का साइन मतलब क्या, हीट दे रहे हैं हम, तो हीट करोगे तो ये देखो स्प्लिट डिसोसिएट हो जा रहा है, मतलब टूट जा रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज हो जा रही है। इसी तरह आपका जब कैल्शियम का सोल्ट लें, तो कैल्शियम सोल्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और इससे देखो क्या हुआ, इधर जो आपका मैग्नीशियम था, वो इधर मैग्नीशियम जो था वो इससे सोप से रिएक्ट करके आपका स्कम बना लेता। लेकिन अब जो आपका मैग्नीशियम बना है, या अब जो आपका कैल्शियम बना है, इसको आप इजीली फिल्टर करके निकाल सकते हो। इसको आप इजीली फिल्टर करके, मतलब जैसे आप छानते हो, चाय छानते हो ना, जब चाय पत्ती छन्नी में रह जाती है, चाय निकल जाती है, तो ऐसे छान के इनको आप आराम से निकाल सकते हो। तो ऐसे आप, मतलब जब आयंस रिमूव हो जाएंगे, तो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपना सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। सिंपल सा मतलब यही है कि हमने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। अगर ये चीज रिमूव हो जाए तो अपना वाटर सॉफ्ट हो जाएगा, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बस हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। अब जो ये आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम के कंपाउंड है, इधर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और इधर कैल्शियम कार्बोनेट है, इन दोनों को फिल्टर करना, मतलब रिमूव करना आसान है, इनको रिमूव करना टफ था। इसलिए हमने हीट करके पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको इजीली फिल्टर कर देंगे। और जब ये चीज निकल जाएगी तो आपका क्या होगा, आपकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, आपका सॉफ्ट वाटर में वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है, ठीक है ना। तो पहला मेथड है बाय बॉइलिंग, कि बॉयल करके, उबाल के आप उसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। दूसरा मेथड है क्लार्क्स मेथड। दूसरा मेथड क्या है, क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड में क्या यूज होता है, देखो बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको मैं आपको, वही बात है कि स्टैंडर्ड नेम है, इसको बोलते हैं लाइम, बोलते हैं लाइम, LIME बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभी याद भी नहीं है तो हम एस ब्लॉक में फिर से देखेंगे, ठीक है। अभी आप इतना भी याद रख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट जो है, जब लाइम से रिएक्शन करते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं, तब ये आपके देखो कैल्शियम का जो सोल्ट था, जब ये रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो एक क्लार्क मेथड है। क्लार्क मेथड में सिंपली हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्या है कि लाइम का यूज करके हार्डनेस हम रिमूव करते हैं इन क्लार्क मेथड। तो आपसे कोई पूछे कि क्लार्क मेथड में क्या यूज होता है हार्डनेस रिमूव करने के लिए, तो लाइम यूज होता है, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हो। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को, जैसे मैंने पहले बताया था, उसको फिल्टर करना आसान है, ठीक है। तो इसी तरह मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर जाता है, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और वाटर निकल जाता है। और आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को फिल्टर करना आसान है। तो ऐसे हम ये दो मेथड हैं जिस तरीके से हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। बस हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, बस मैग्नीशियम या कैल्शियम को रिमूव करने की एक स्ट्रैटेजी अपनाई, बस रिमूव करने की एक प्रोसेस है। तो जब आप मैग्नीशियम और कैल्शियम को रिमूव कर दोगे तो आपका वाटर अपने आप ही ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। तो ये टेम्परेरी हार्डनेस के दो प्रोसेस थे। पहला तो बहुत सिंपल था, बॉइलिंग। दूसरा है क्लार्क मेथड, जिसमें बस आप लाइम का यूज करोगे तो आपकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। दूसरा है, अब आपकी बात करेंगे
फॉर परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस के अंदर आपके 4 प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। ये जितने भी टेक्निकल नेम है या जितने भी नेम है, इस कॉमन नेमिंग है, ये सब आपको एस ब्लॉक में दिखेंगे भी, आपको बताऊंगा भी, आपको उधर बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। देखो ये सोडियम कार्बोनेट है आपका, और इधर क्या था अपना, कहाँ गए हम, बात कहाँ कर रहे थे, तो ए आपके सोडियम कार्बोनेट होता है, और जब सोडियम और ए होते हैं आपके बाइकार्बोनेट। जब HCO3 लगा हो तो बाइकार्बोनेट बोलते हैं उसे, जब CO3 हो तो उसको हम कार्बोनेट बोलते हैं, जैसे आपका NaHCO3। तो ए आपका क्या होता है? होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ए होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो इनमें फर्क याद रखना कि ए होता है सोडियम कार्बोनेट, ए होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो पहला मेथड है बाय द यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, कि वॉशिंग सोडा आपको पता है परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है? क्लोराइड या सल्फेट आयंस के कारण, क्लोराइड या सल्फेट सॉल्ट के कारण, ठीक है ना। तो क्लोराइड, मैंने क्लोराइड इधर लिया है, आप चाहो तो सल्फेट भी ले सकते थे। तो मेटल क्लोराइड की अगर आप सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराओ, ठीक है, या आप वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हो, तो आपका मेटल कार्बोनेट बन जाता है और NaCl बन जाता है। और मेटल कार्बोनेट को रिमूव करना आसान है। देखो अभी तक हमें हर एक प्रोसेस में हमने मेटल कार्बोनेट ही बनाया, और उसको हमें पता है कि मेटल कार्बोनेट को रिमूव करना आसान है, तो उसको हम इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो इधर सल्फेट भी ले सकते थे, तब भी आपका मेटल कार्बोनेट जरूर मिलता, ठीक है ना, तब भी आपका मेटल कार्बोनेट जरूर मिलता, ठीक है ना। पहला मेथड तो ये है कि वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, कि वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन कराई तो आपको मेटल कार्बोनेट मिला, तो उसको आप इजीली फिल्टर कर पाओगे। दूसरा है मेथड कार्लजन मेथड। देखो पहले है क्लार्क मेथड, दूसरा है कार्लजन्स मेथड। ये क्लार्क मेथड और कार्लजन मेथड में फर्क याद रखना। क्लार्क मेथड टेम्परेरी हार्डनेस के लिए है, कार्लजन मेथड आपका परमानेंट हार्डनेस के लिए है। थोड़ा नेम सिमिलर सा है, इस करके कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है ना। कार्लजन जो है, एक्चुअल में कार्लजन इस कंपाउंड को बोलते हैं। Na6 मतलब 6 सोडियम, 6 फॉस्फोरस और 18 ऑक्सीजन, Na6P6O18। सोडियम, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको ही कार्लजन भी बोलते हैं, इसी करके इसका नाम आया कार्लजन मेथड, की इस कंपाउंड को कार्लजन बोलते हैं। तो बाय द यूज ऑफ कार्लजन, कार्लजन क्या है? एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है Na6P6O18, जिसको हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्लजन का यूज करके अगर हम हार्डनेस को रिमूव करें तो उसको बोलते हैं कार्लजन मेथड। तो कैसे इससे हम हार्डनेस रिमूव करते हैं? पहले हम क्या करते हैं, कार्लजन हमने लिया, ठीक है, कार्लजन लिया तो इस पहले क्या होता है? डिसोसिएट होता है। इस इधर से देखो, पहले आपके सोडियम 6 थे, बस अब 2 सोडियम इधर से रिमूव हो जाएंगे। 2 सोडियम आपके निकले तो 2Na पॉजिटिव निकल गया, ठीक है, 2Na पॉजिटिव निकल गया, तो आपका इधर क्या रह गया? अब सोडियम पहले 6 थे, अब 4 ही रह गए, तो अब आपका आया Na4P4O18 2 नेगेटिव। तो बस पहले क्या करो, 2 सोडियम निकाल दो, सिंपल सा पहले फंडा ये है। उसके बाद कार्लजन का जो ए रिएक्टिव स्पीसीज है, तो Na4P6O18 2 नेगेटिव, अब आपका मेटल M2 पॉजिटिव से, मतलब मेटल से जो इधर क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो मेटल 2 पॉजिटिव से मेटल आयन से रिएक्ट करके एक आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेगा। अब आपका मेटल बिजी हो गया, अब आपका मेटल बीच में फंस गया, तो बीच में फंस गया तो अब ये आपका इधर से स्कम नहीं बनाएगा, क्योंकि मेटल आपने उधर ही यूज कर लिया, उसको उधर बिजी कर दिया, तो इधर आपका स्कम नहीं बनेगा। तो अब कोई आपका डर्टी पार्टिकल्स आपके क्लॉथ में नहीं आएंगे, तो आपका क्लॉथ इजिली क्लीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसकी हार्डनेस रिमूव कर सकते हो वाटर की, ऐसे आप वाटर की हार्डनेस रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस देखो सिंपल सा काम है हुआ, पहले आपने कार्लजन लिया, उसमें से 2 सोडियम निकाले, ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसकी जो आपके पास इस चीज आई तो उसकी आपने मेटल से रिएक्शन कराई, तो मेटल से रिएक्शन कराओगे तो 2 सोडियम और निकल जाएंगे। मतलब क्या करो, बस 2 बार सोडियम निकाल दो, एक बार 2 सोडियम निकाले, फिर दूसरी बार फिर 2 सोडियम निकाले, तो काम खत्म, ठीक है। बाकी का आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। मेन आपको मतलब फॉर्मूला याद रखने की जरूरत इसकी है, ए 2 तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बस इसमें से 2 सोडियम निकाल दो तो ए चीज आ जाएगी,
और एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे बनेगा, बस आपका इसमें से 2 सोडियम को लीव आउट करके जितना भी आपका था उसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर रख दो, तो आपका मतलब आपका कंपाउंड आपके पास आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। बस कार्बन को याद रखना कि कार्बन होता है Na6P6O18। क्लियर है बात। तीसरा मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन को एक्सचेंज करने वाला मेथड, देखो बहुत प्यारा मेथड है। आयन एक्सचेंज करने वाला मेथड को हम जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना। आयन एक्सचेंज मेथड को हम जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं, और परसुलाइट मेथड भी बोलते हैं, परसुलाइट मेथड भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जियोलाइट एक कंपाउंड होता है सोडियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट का, ठीक है ना। तो सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, देखो जियोलाइट मैंने लिखा है ना जियोलाइट, तो जियोलाइट का फॉर्मूला होता है सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट। तो आयन एक्सचेंज मेथड में हम जियोलाइट का यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम जियोलाइट प्रोसेस भी बोलते हैं। तो जियोलाइट जब मेटल से रिएक्शन करता है तो आपका एक फाइनली एक कंपाउंड बना देता है, मेटल, एल्यूमिनियम, सिलिकेट ट्वाइस, ठीक है, 2 सोडियम बना देता है। तो ऐसे आपका जियोलाइट से पहले का आपका एक कंपाउंड ए बना, ठीक है, तो पहले आपका एक कंपाउंड ए बना। तो इसमें अब देखो अब क्या हुआ, आपका जो मेटल पहले फ्रीली था, मेटल आपका फ्रीली था, काम हर बार वही हो रहा है, मेटल को हम बिजी कर रहे हैं। तो मेटल पहले आपका फ्रीली था, बाद में आपका कंपाउंड बना के बिजी हो गया, एक प्रेसिपिटेट बन गया। तो मेटल आपका बिजी हो गया, तो अब आपका इधर मेटल मिलेगा नहीं, मेटल इधर होगा ही नहीं, तो ये आपका स्कम बनेगा ही नहीं। अपना सोप अपना फ्रीली काम करेगा, साबुन आपका फ्रीली काम करेगा और क्लोथ्स आपके चमका देगा। क्लियर है बात। तो ऐसे आयन एक्सचेंज मेथड है कि आयन एक्सचेंज हो गए। देखो बस पहले M2 पॉजिटिव था, ठीक है ना, पहले आपका आयन ए था, अब बाद में आपका आयन ए रह गया, तो आयन एक्सचेंज हो गए कि मेटल मतलब कैल्शियम या मैग्नीशियम कटायन से आपका सोडियम कटायन में चेंज हो गया, तो आयन एक्सचेंज हो गए कि पहले आपके सोल्यूशन में ए आयंस थे M2 पॉजिटिव, अब आपके सोल्यूशन में सोडियम है, अब आपके सोल्यूशन में सोडियम पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसको अगर आप चाहते हो कि मैं जियोलाइट को वापस ले आना चाहता हूं, रीजनरेट करना चाहता हूं फिर से इसको, क्योंकि ये तो यूज हो गया इसमें, तो अगर आप चाहते हो फिर से रीजनरेट करना जियोलाइट को, तो बस सिंपली क्या करो, जो आपको ये स्पीशीज मिली है, ये जो फाइनली आपको स्पीशीज मिली है, इसकी NaCl से मतलब नमक के साथ रिएक्शन करा दो, तो फाइनली आपको फिर से जियोलाइट आपका मिल जाएगा, NaAl SiO4 आपको फिर से मिल जाएगा और MCl2 मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट, की जियोलाइट को फिर से जनरेट करना, उसको बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट। क्लियर है बात। तो उसके बाद लास्ट मेथड है यार आपका, वो है सिंथेटिक रिजिन मेथड। क्या है? सिंथेटिक रिजिन मेथड। ये भी बहुत अच्छा मेथड है। इसमें देखो क्या होता है, पहले आपका देखो एक कंपाउंड होता है जिसमें SO3H ग्रुप होता है, R कोई अल्कलाइल ग्रुप है, ठीक है, R SO3H आपका है, RCO3H आपके साथ RCOH3 RSO3H की आप पहले NaCl से रिएक्शन कराओगे सिंपली, तो RCO3H की आप अगर जब NaCl से रिएक्शन कराओगे तो आपको RNA मिल जाएगा, ठीक है, RNA मिल जाएगा। उसके बाद RNA की बस आप मेटल से रिएक्शन करा दो, तो मेटल से रिएक्शन कराओगे तो आपका इधर से R2M बन जाएगा और 2 सोडियम आपके निकल जाएंगे, ठीक है, 2 इधर क्योंकि आपके 2 R यूज होंगे, ठीक है ना, 2 इधर R यूज होंगे, तो 2 R एक M से कनेक्ट होके R2M बना देंगे और 2 सोडियम लीव हो जाएंगे, तो M आपका बिजी हो गया। तो फिर से वो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर हो जाएगी, हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। तो ये है सिंथेटिक रिजिन मेथड, ठीक है, कि बस आप क्या करोगे, अल्काइल का जो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो ग्रुप है वो लगा हुआ है, ठीक है ना, तो पहले आप NaCl से रिएक्शन कराओगे, इसको ही बोलते हैं रेसिन, इसको ही बोलते हैं रेसिन। तो रेसिन की आप NaCl से रिएक्शन करा के पहले एक कंपाउंड बनाया आपने RNA, उसके बाद बस RNA की आपने मेटल से रिएक्शन कराया, तो मेटल से रिएक्शन कराया, मेटल कैटायन से रिएक्शन कराई, तो आपका बिजी हो गया मेटल, तो आपका हार्डनेस रिमूव हो गई। तो अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट मेथड। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इज द सिंथेटिक रिजिन मेथड इज मोर एफिशिएंट देन आयन एक्सचेंज मेथड। तो आप बोलोगे यस, इट इज मोर एफिशिएंट देन, कि ए मेथड इस मेथड से ज्यादा एफिशिएंट है।
क्लियर है बात। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि फोर्थ मेथड जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है थर्ड मेथड से। क्लियर है बात। तो ये था यार आपके हाइड्रोजन के बारे में। अब एक छोटी सी स्लाइड और रहती है, H2O2 के बारे में डिस्कस करना है। 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम मान लो। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम छोटी सी एक स्लाइड करते हैं, अपने चैप्टर को पूरा ओवर करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आता हूं मैं। तो हाँ भाई लोग, तो चलो यार लास्ट स्लाइड करते हैं अपने हाइड्रोजन की। बहुत छोटी सी स्लाइड है, 10-15 मिनट में हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत खुला खुला लिखा हुआ है, इस करके देखने में शायद लग रहा हो कि अभी ज्यादा रहता है, लेकिन कुछ नहीं रहता। 10-15 मिनट की बात है, सब कुछ ओवर हो जाएगा। हाँ, बात करते हैं यार हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका थर्ड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वाटर का, सॉरी हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, H2O2। हमने मोल कंसेप्ट में भी इसको देखा था जब हमने बात की थी स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। आपको ने अगर मोल कंसेप्ट किया हुआ है तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या नीट के जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सबसे पहले लिखा है मैंने कि यूज इन पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट, कि H2O2 पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है अपना H2O2, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे यार, मेन पे बात पे आते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाने के मेथड क्या है। तो देखो आपके पास 3 मेथड हैं H2O2 के बनाने के आपके सिलेबस में। पहला मेथड है बेरियम पेरोक्साइड से, बेरियम पेरोक्साइड है आपके पास। बेरियम पेरोक्साइड की आपने H2SO से रिएक्शन कराई तो आपका बेरियम सल्फेट H2O2 आपको मिल गया। मेन तो बात इससे ही करनी है। तो आपको बेरियम पेरोक्साइड से आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते हो। तो फर्स्ट मेथड आपका ए है H2O2 को बनाने का। सेकंड मेथड है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड का वो ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड का आयन ले लो, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड से मतलब सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या होता है, H2SO4, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4। जब इसमें से आप H पॉजिटिव निकाल दोगे तब आपका ये बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। तो HSO4 नेगेटिव की अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो तो आपको H2S2O8 मिल जाएगा, जिसको ओलियम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ओलियम बोलते हैं, सॉरी ओलियम नहीं, इसको मार्शल एसिड बोलते हैं। मार्शल एसिड ये सब मैं आपको पी ब्लॉक में कराऊंगा, बहुत डिटेल में करेंगे, कोई बात नहीं है। इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका मैं स्ट्रक्चर भी आपको पी ब्लॉक में कराऊंगा जब हम स्ट्रक्चर का एक लेक्चर रहेंगे, ठीक है ना। ओलियम आपका गाइस होता है, वैसे बता दूं अगर ओलियम वर्ड का यूज कर ही लिया है हमने, तो ओलियम होता है आपका H2S2O7। H2S2O7 आपका ओलियम होता है और ये आपका होता है मार्शल एसिड। बाद में बात करेंगे पी ब्लॉक में, ठीक है ना। अभी बस आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि H2S2O8 बनता है। तो HSO4 नेगेटिव की पहले आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपको H2S2O8 मिलता है। उसके बाद इसकी आप मार्शल एसिड की आगे हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, वाटर की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग कर दो तो आपको फिर वही HSO4 नेगेटिव, यही सेम चीज फिर मिल जाती है, HSO4 नेगेटिव और H2O2 मिल जाता है। इसको मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आपका जब हम पी ब्लॉक करेंगे तब आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे पेरोक्सी लिंकेज बन रही है। तब वो स्ट्रक्चर का टाइम है, उसको उस टाइम करेंगे, है ना। क्योंकि उसके फिर मुझे आपको याद मतलब रूल्स बताने होंगे कि स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो। तो इधर बताने का भी टाइम नहीं है और ना कि जरूरत भी है, ये सही परफेक्ट टाइम नहीं है इसका स्ट्रक्चर अभी बताने का, ठीक है ना। अभी हम रिएक्शन कर रहे हैं तो आप रिएक्शन को बस समझो कि HSO4 नेगेटिव की पहले आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको मार्शल एसिड मिलेगा। मार्शल एसिड की हाइड्रोलाइसिस से आपको आगे फाइनली आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा जो कि हमें बनाना था। अब दिस देखो आगे मैंने लिखा है दिस मेथड इज नाउ यूज फॉर D2O2। अब ये मेथड जो आपका ये मेथड है कि पहले HSO नेगेटिव से HSO4 नेगेटिव की इलेक्ट्रोलाइज करना, मार्शल एसिड बनाना, मार्शल एसिड से आप फाइनली H2O2 बनाते थे। लेकिन अब ये मेथड जो है, ये जो पूरा प्रोसेस है कि पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करना फिर हाइड्रोलाइसिस करना, अब मेजरली यूज होता है D2O2 के बनाने के लिए। मतलब हाइड्रोजन की जगह बस ड्यूटेरियम लगाने के, है ना। हाइड्रोजन की जगह बस ड्यूटेरियम पेरोक्साइड होता है। तो अब नॉर्मली ये जो मेथड है आपका D2O2 के बनाने के लिए यूज होता है। अब H2O2 बनाने के लिए मेजरली नहीं यूज होता है, ठीक है। तो इसकी मैंने रिएक्शन भी लिखी है, K2H2O8 हमने लिया, पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम सल्फर ऑक्साइड लिया हमने, तो K2H2O8 लिया। तो इसकी आप
D2O से रिएक्शन कराई आपने, D2O क्या होता है, हैवी वाटर, तो हैवी वाटर से आपने रिएक्शन कराई तो KdSO4, मेनली बात करें तो आपको D2O4 मिल जाएगा, D2O4 मिल जाएगा। गाइस एक बात कहूंगा कि आपका जो हाइड्रोजन और S ब्लॉक है बस इसमें ही आपको थोड़ा ज्यादा याद रखना होगा, बाकी P ब्लॉक का भी मेरे पास एक बहुत तगड़ा तरीका है कि आपको बहुत कम चीजें याद रखनी होगी और सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। वैसे ही आपका D ब्लॉक भी हो जाएगा, वैसे ही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो कंसेप्चुअल है, उस तो केमिकल बॉन्डिंग की तरह ही है, याद करने से ज्यादा समझना ही होता है, और मेटलर्जी भी कंसेप्चुअल ही है, ठीक है। तो बस हाइड्रोजन और S ब्लॉक को देख लेना सही तरह, ठीक है, 2-3 बार इसकी रैपिटिवली रिवीजन कर लेना, बाकी किसी भी चैप्टर में इनऑर्गेनिक में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। P ब्लॉक में बस थोड़ा बहुत होगा रिएक्शंस का पार्ट, उसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी P ब्लॉक्स में भी ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। अब थर्ड मेथड की बात करें तो थर्ड मेथड है आप इथाइल एंथ्राक्विनोल से। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल एक कंपाउंड होता है आपका, इसका स्ट्रक्चर नहीं मतलब आपके स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, क्यों, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, 3 मेंबर 3 हेक्सागोनल रिंग होती हैं, आप चाहो तो गूगल पे देख भी सकते हो, इसका स्ट्रक्चर लिख देना, ठीक है ना। बस मैं आपको अभी इतना याद रखना है कि इथाइल एंथ्राक्विनोल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। इसका आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो देख सकते हो। इसमें मेन बात, एक मजेदार बात ये याद रखना कि जब ये रिवर्सिबल भी करा सकते हैं, कि मतलब इसकी जब इथाइल एंथ्राक्विनोल की जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको H2O2 मिलेगा, साथ में और भी कोई चीज मिलेगी, लेकिन अपना मेन चीज है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आपका क्या है, H2O2 मेन प्रोडक्ट आपका ये है, ठीक है ना। और जब इसको रिवर्स कर दे, मतलब पहले तो आपने ऑक्सीडेशन की, लेकिन आप रिडक्शन कर दो तो फिर से आपको यही चीज मिल जाएगी, मतलब ऑक्सीडेशन करोगे तो H2O2 मिल जाएगा, रिड्यूस करोगे तो वापस फिर यही चीज मिल जाएगी। तो सिंपल सा फंडा ए है। तो ये 3 मेथड थे यार H2O2 के बनाने के, पहला बेरियम पेरोक्साइड से, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस का यूज करके, तीसरा इथाइल एंथ्राक्विनोल से। तो ये 3 मेथड थे H2O2 को बनाने के, ठीक है ना। अब आगे बात करें तो इट इज ए वेरी पेल ब्लू लिक्विड। ये पहली बात तो लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और वेरी पेल ब्लू बहुत ही फीका, बहुत ही फीके ब्लू कलर का लिक्विड होता है, लगभग कलरलेस होता है, ठीक है, बहुत ही फीका सा, बहुत ही फेड सा आपका पेल ब्लू कलर होता है, ठीक है, लिक्विड होता है। इट इज मिजिबल विद वाटर, कि वाटर के साथ मिल जाता है, वाटर के साथ मिजिबल हो जाता है, सिंपल सा वर्ड ए लिखा, ठीक है। तो 2 इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, पहली बात है पेल ब्लू लिक्विड होता है, दूसरी बात मिजिबल विद वाटर होता है, वाटर के साथ मिल जाता है, घुल मिल जाता है, ठीक है ना। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो पहली बात तो याद रखेंगे, कभी कभी आया भी हुआ है एडवांस में, बहुत पहले आया हुआ है 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि H2O2 का स्ट्रक्चर के बारे में। तो याद रखेंगे H2O2 का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, कि एक प्लेन में नहीं है, एक से ज्यादा प्लेन में इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इट इज ए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। जैसे इसका मैंने स्ट्रक्चर लिखे हैं, 2 फेज में लिखे हैं, एक गैस फेज में, मतलब जब गैस फॉर्म में हो H2O2 आपका, एक सॉलिड फेज में लिखा है, ठीक है। गैस फेज में भी, गैस फेस में आपका स्ट्रक्चर ये रहा, ये 2 ऑक्सीजन परोक्सी लिंकेज है आपकी। परोक्सी लिंकेज क्या होती है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम परोक्सी लिंकेज बोलते हैं। तो ये आपका H2O2 का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, जो A आपका हाइड्रोजन होता है एक किसी दूसरे प्लेन में होता है और A आपका किसी दूसरे प्लेन में होता है। आप एक बार NCERT की बुक में बस इसकी पिक्चर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। उसमें NCERT में 2 प्लेन शो किए हुए हैं, इधर बनाने में टाइम बहुत लग जाता और दूसरी बार इधर बीच में उधर कलर से बताया हुआ है, तो कलर से इजीली शो भी हो जाता है। इधर डॉटेड लाइन मैंने बना के एक बार देखी भी थी, लेकिन उससे उतना क्लियर नहीं हो रहा था। तो NCERT में आप देख लोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि जो A वाला बॉन्ड है आपका, ये दूसरे प्लेन में है और ये 3 बॉन्ड आपके एक प्लेन में है, ठीक है। तो इस करके 2 प्लेन्स में इसका स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर होता है इसी करके, ठीक है ना। तो इसके ये जो एंगल है, इस केस में जो ये एंगल होता है, ये होता है 94.8 डिग्री सेल्सियस। ये आपको एंगल माइंड में वैसे मतलब पूरा रखने की जरूरत नहीं है, बस अप्रोक्सीमेटली याद रखना कि इसका लगभग 95 होता है। एक बात की है मैंने डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल क्या होता है,
दो प्लेन के बीच में एंगल, एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी में आपको दो प्लेन ब्लू ब्लू कलर के शो किए होंगे, तो दो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। द एंगल बिटवीन टू प्लेन इज कॉल्ड डाईहेड्रल एंगल। तो इस केस में डाईहेड्रल एंगल आपका होता है 111.5 डिग्री, ठीक है ना। अब बात करें सॉलिड फेस की, तो सॉलिड फेस में आपका जो एंगल होता है, इधर देखो इधर 95 के क्लोज है और इधर 101.9, मतलब लगभग 102 डिग्री के क्लोज है। इस केस में डाईहेड्रल एंगल 11.5 था, ठीक है ना, 111.5 था, इधर 90.2 है, ठीक है ना। मतलब देख सकते हो इधर ए एंगल कम है, ए ज्यादा है, और इधर डाईहेड्रल कम है, डाईहेड्रल ज्यादा है, ए कम है, मतलब एक चीज ज्यादा है तो एक चीज कम है, तो ऐसे आप याद भी रख सकते हो। तो ये गैस फेस, ये सॉलिड फेस होता है, ठीक है। तो इसके दो स्ट्रक्चर हमने बात कर ली, बस एंगल का डिफरेंस है, बाकी शेप तो स्ट्रक्चर तो वैसे ही है, ठीक है ना। अब आगे बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, कि ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है H2O2 की, बहुत ज्यादा तगड़ी प्रॉपर्टी है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, एसिड में और बेस में दोनों में ही, मतलब एसिडिक मीडियम हो तो एसिडिक मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी काम कर लेता है, रिड्यूसिंग की तरह भी, और बेसिक मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर लेता है। तो बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है H2O2 की। जैसे हम बात कर रहे तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखते हैं इसका कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है। तो मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी बेस या आपके जेई के सिलेबस या नीट के सिलेबस में है। पहली है आयरन की ऑक्सीडेशन, कि ये आयरन को H2O2 ऑक्सीडाइज कर देता है आयरन 3 पॉजिटिव में, ठीक है। दूसरी है लेड सल्फेट की, लेड सल्फेट की H2O2 से, मतलब हम हर बार वही लेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं, तो लेड सल्फाइड की आपको ये लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, लेड सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी तरह आयरन, देखो ये जो हमने पहली 2 एग्जांपल ली, जो हमने पहली 2 एग्जांपल ली वो एसिडिक मीडियम के लिए, देखो पहले आपने H पॉजिटिव लिया तो एसिडिक मीडियम था, ठीक है। तो इस टाइम भी आपने देखो लेड सल्फाइड लिया तो आपका एसिडिक, देखो एक एसिड बना आपका, लेड सल्फेट एसिड होता है। तो ये दोनों आपकी हमने क्या की, ऑक्सीडेशन अंडर एसिडिक कंडीशन की, क्या की, ऑक्सीडेशन अंडर एसिडिक कंडीशन। हमने बात की थी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है एसिड में, एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में। तो ये जो 2 रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम के अंडर है, कि एसिडिक मीडियम के अंदर वो अपनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। उसके बाद आयरन 2 पॉजिटिव, देखो फिर से वही हमने लिया, आयरन 2 पॉजिटिव की अगर H2O2 के साथ रिएक्शन कराएं तो आयरन 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बस 2 बार रिएक्शन इसी करके लिखी है क्योंकि इस केस में हमने एसिडिक मीडियम लिया था, इस केस में हमने बेसिक मीडियम रखा, बस ए बताने के लिए ली है। क्लियर है बात। इसी तरह मैंगनीज 2 पॉजिटिव को H2O2 क्या कर देता है, Mn4 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में ऑक्सीडाइज कर देता है। बेसिक मीडियम हमने रखा हुआ है। तो पहली 2 एग्जांपल थी एसिडिक मीडियम के केस में, दूसरी बाकी जो लास्ट 2 हैं वो हैं आपकी बेसिक मीडियम के केस में, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि जो आपका H2O2 है वो एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसी तरह इसके रिड्यूसिंग एक्शन की बात करें तो MnO4 नेगेटिव को H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव में, मतलब +7 से +2 में रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो ये पहली रिएक्शन ये थी, ठीक है। पहले हम बस बात कर रहे हैं ना कि देखते हैं कि H2O2 रिड्यूस कर भी पा रहा है कि नहीं। तो देखो पहले इसने MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में रिड्यूस कर दिया। दूसरी बात करें तो HOCl को, ठीक है ना, HOCl को, इन सब की नेमिंग में आपको कराऊंगा P ब्लॉक में, इस सब की नेमिंग में आपको कहां कराऊंगा, P ब्लॉक में कराऊंगा। वैसे इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है ना, वैसे बता रहा हूं, अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करेंगे। तो HOCl की H2O2 से रिएक्शन कराया तो देखो इसको भी इसने रिड्यूस कर दिया और Cl नेगेटिव में देखो आपका H3O पॉजिटिव बन गया, Cl नेगेटिव बन गया और ऑक्सीजन बन गया, तो ये रिड्यूस हो गया। तो ये क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये सारे यार रिड्यूसिंग एक्शन का काम हो रहे हैं। देखो जैसे आयोडीन 0 पे था, ठीक है, -1 पे आ गया, तो ये
भी क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, आयोडीन रिड्यूस हो गगया। तो ये H2O2 ने क्या किया, आयोडीन को रिड्यूस कर दिया। इसी तरह MnO4 नेगेटिव जो हमने पहले भी लिया था, तो H2O2 की मदद से MnO2 में क्या हुआ है, फिर से रिड्यूस हो गया। पहले +7 में था, अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो रिडक्शन हो गई। तो ये भी रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है। पहली दो एग्जांपल हमने जो ली थी वो एसिडिक मीडियम में ली थी, क्योंकि हमने एसिड यूज किया था, ए भी एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड, तो हमने एसिडिक मीडियम लिया था। लास्ट दो एग्जांपल जो हमने ली वो हमने बेसिक मीडियम ली। ए बेसिक मीडियम है ना, OH नेगेटिव जहां होता है वो बेसिक मीडियम होता है अपना। तो ये यार इसकी क्या थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी शो करने की एग्जांपल थी। इससे हमें पता लगा कि जो आपका H2O2 है वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की भी तरह काम करता है, दोनों ही मीडियम में, एसिडिक और बेसिक में भी। मतलब एसिडिक मीडियम में भी वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की तरह काम करता है, बेसिक मीडियम में भी वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो इसकी छोटी सी एक बात है कि इट इज स्टोर्ड इन वैक्स लाइन ग्लास और प्लास्टिक वेसल। इसको हम वैक्स्ड लाइन ग्लास में या प्लास्टिक वेसल में रखते हैं, इन डार्क, अंधेरे में रखते हैं, डार्क में, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होता है गाइज, H2O2 जो है आपका, H2O2 थोड़ा रिएक्टिव होता है, H2O2 थोड़ा लाइट से ना रिएक्टिव होता है। ये लाइट की प्रेजेंस में, जब इसको अगर लाइट मिलती है ना, तो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में। तो H2O2 की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको हम अंधेरे में रखते हैं, वो भी वैक्स लाइन ग्लास और प्लास्टिक वेसल में। एक वैक्स लाइन ग्लास में या प्लास्टिक वेसल में रखते हैं, क्योंकि ये जो अपने जो सराउंडिंग में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स अपने सराउंडिंग में है, जिसके कारण हमें टिंडल इफेक्ट भी शो होता है। तो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल से भी ये रिएक्शन जल्दी कर देते हैं। डस्ट पार्टिकल एक्चुअल में क्या करते हैं, इस प्रोसेस को और तेज कर देते हैं। ये प्रोसेस वैसे स्लो प्रोसेस है, लेकिन डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, इस प्रोसेस को और इंक्रीज कर देते हैं, तो H2O2 की डिकम्पोजिशन कर देते हैं। तो इस कारण इसको इसलिए कभी कभी पूछ लेते हैं कि H2O2 इज स्टोर इन विच, किसमें स्टोर किया जाता है, तो आप बोलोगे वैक्स लाइन ग्लास में या प्लास्टिक वेसल में इन डार्क, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे बात करें, इसके यूसेस देख ले तो ये यूज बहुत प्यारे से हैं। पहली बात, हेयर ब्लीचिंग में यूज होता है, बालों को कलर कराने में। ब्राउन कलर करा लूं क्या यार तो हेयर ब्लीचिंग में यूज होता है। दूसरा, एंटीसेप्टिक एज ए पेरीहाइड्रोल में यूज होता है। एंटीसेप्टिक्स आपको पता होगा, जैसे डिटोल आपका एंटीसेप्टिक होता है, तो वही एंटीसेप्टिक होते हैं जो अपने वाउंड्स, जो जख्म होते हैं उनको साफ करने के लिए होता है। एंटीसेप्टिक एज पेरहाइड्रोल, मतलब जो आप मार्केट में H2O2 पेरहाइड्रोल के नाम से बिकता है एंटीसेप्टिक के तौर पे, ठीक है ना। हाई क्वालिटी डिटर्जेंट में आपका H2O2 यूज होता है। हैवी वाटर, सॉरी अब तो नवा टॉपिक स्टार्ट हो गया। ये आपका खत्म हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपका था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बहुत छोटा सा था। पहले प्रिपरेशन देखी, बेरियम पेरोक्साइड से बना, उसका HSO इलेक्ट्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस से, उसका इथाइल एंथ्राक्विनोल से। उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टी देख ली कि ऑक्सीडाइज भी कर देता है, रिड्यूस भी। उसके हमने ये देख लिया कि वैक्स लाइन ग्लास या प्लास्टिक वेसल में स्टोर करके रख सकते हैं, डैश सोल्व, ठीक है ना। और कोई बात नहीं है। उसके बाद हमने यूजेस देख लिया कि ब्लीचिंग में, एंटीसेप्टिक में, हाई क्वालिटी डिटर्जेंट में आपका यूज होता है। अब लास्ट बात करें, बहुत छोटा सा, हैवी वाटर जैसे जिसको हम बोलते हैं D2O, ठीक है ना। ड्यूटेरियम को हम क्या बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन। तो हैवी हाइड्रोजन से बना हुआ वाटर आपका क्या होता है, हैवी वाटर, ठीक है। तो हैवी वाटर आपका क्या होता है, D2O। तो हैवी वाटर आपका यूज एज ए मॉडरेटर की तौर पे यूज होता है। मॉडरेटर क्या होते हैं, मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाली रिएक्शंस, तो न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ सब्सटेंस यूज करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल में रहे, ज्यादा एक्सप्लोजिव ना हो जाए। तो उन केस में मॉडरेटर यूज होते हैं जो रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये D2O आपका मॉडरेटर की तरह काम करता है इन न्यूक्लियर रिएक्शन में, कि न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है कि ज्यादा एक्सप्लोजिव ना हो जाए। इसकी कुछ 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको देख लो। एक कैल्शियम कार्बाइड की अगर आप हैवी वाटर से रिएक्शन करा दो तो C2D2 आपको मिल जाता है, ठीक है। C2D2, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात क्या है, इथीन मिल जाता है ना। C2H2 क्या होता है, जैसे अगर इधर वाटर लेते तब आपका C2H2 बनता, D की जगह बस
H आता, तो C2H2 क्या होता है आपका इथीन। C2H2 क्या होता है आपका इथीन। रिएक्शन हम कर चुके हैं जब हम कर रहे थे ऑर्गेनिक कर रहे थे, ऑर्गेनिक में हमने हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन की थी, बस उधर हमने वाटर लिया था, ठीक है ना। तो पहली रिएक्शन ये है कि आपका C2D2 बन जाता है, मतलब इथाइन बन जाता है, इथेन नहीं, इथाइन बन जाता है, ठीक है ना। और दूसरी रिएक्शन है कि SO3 से अगर आप D2O की रिएक्शन करा दो तो आपका D2SO4 बन जाता है। बहुत सिंपल सी बात। बस इधर ये रिएक्शन जितनी भी है इसको आप वाटर को एज्यूम करके भी ले सकते हो कि वाटर की जब आप SO3 से रिएक्शन कराते हो तो आपको भी पता है कि H2SO4 ही आपको मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड ही मिलता है। बस इधर H के जगह आपने क्या यूज किया, ड्यूटेरियम, तो इस करके आपको D2SO4 मिला। इसी तरह सेम एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन आप D2O से कराओ तो आपको मीथेन मिलता है। यही हमने बात कही थी उसमें भी कि हमने एल्यूमिनियम जब हम कर रहे थे हाइड्रोकार्बन तो हमने देखा था कि एल्यूमिनियम कार्बाइड की अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएं तो मीथेन बन जाता है। एक बहुत ही स्पेसिफिक मेथड है मीथेन बनाने का। तो इसी तरह बस हमने इधर D यूज कर लिया तो आपका CD4 मिल गया, है ना। तो बस हाइड्रोजन की जगह आपका ड्यूटेरियम लग गया। बाकी सारी रिएक्शन सेम है जो हम हाइड्रोकार्बन में कर चुके हैं। तो यही बात थी यार हैवी वाटर के बारे में। तो इसी के साथ यार आपका पूरा हाइड्रोकार्बन खत्म होता है। हमने सब कुछ देख लिया, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने नहीं किया। वो बात मैं जो एक एनसीईआरटी की जो लास्ट पैरा है वो इसी बेस पे है कि मतलब हाइड्रोजन जो है ये फ्यूचर फ्यूल की तरह यूज होगा आने वाले टाइम में। बात हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि आने वाले टाइम में कभी होगा कि पेट्रोल वगैरह खत्म हो जाएंगे तो ये अपना फ्यूचर फ्यूल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ यार अपना पूरा हाइड्रोजन हमने खत्म कर दिया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं रह गया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, कीप इट अप।